इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1 और साथ में इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c। ठीक है, तो क्या देखना है कि जो हमारा इक्वेशन होगा ना उसमें जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, तो इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना जाना चाहिए 2। तो जैसे लीनियर इक्वेशन में क्या देखते थे कि जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होना चाहिए, सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर हाईएस्ट कितना जाना चाहिए 2। और ये जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0। सो यहाँ फर्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल्स टू 0। अगर वेरिएबल x है तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मान लो वेरिएबल y होगा तो कैसा होगा ay² + by + c। तो a b c क्या है, a तो चलो कोफिशिएंट है y² का, b क्या है कोफिशिएंट है y का, और c तो कांस्टेंट टर्म है। कोई सिंपल सा इक्वेशन लेते हैं जिसमें a b c को हटाकर कुछ नंबर डालते हैं, लाइक 2x² + 7x + 3 = 0। मैंने ये लिया। तो यहाँ भी देखो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल है ना उसका पावर कितना जा रहा है 2 जा रहा है। ठीक है, और ये 2 क्या है तो a की जगह पे 2 लिखा गया है, b की जगह पे 7 और c क्या है 3। तो ये बस समझाने के लिए है कि आपको समझना है कि हाईएस्ट पावर जैसे ही 2 दिखे ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और साथ साथ में ये भी याद रखना है कि a नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर a की वैल्यू जो है वो 0 हो गई तब तो ये x² पार्ट खत्म हो जाएगा, है ना। 0 × x² = 0, तो ये पार्ट खत्म हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये बचा ही नहीं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान रखना है कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 2। a b c कैसे नंबर्स होने चाहिए तो रियल नंबर्स होने चाहिए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट क्या है, वी कैन फैक्टराइज ax² + bx + c इंटू 2 लीनियर फैक्टर्स। देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो जब इसको ब्रेक करोगे फैक्टराइज करोगे तो 2 लीनियर फैक्टर्स यहाँ हमें देखने को मिल। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, 2x² - 7x + 3। इसको फैक्टराइज करना है तो देखो 2x² - 6x - x + 3, ऐसा मैंने इसको ब्रेक किया। अब यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x - 3, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x - 3, तो हमारे पास 2 फैक्टर मिला x - 3 एंड 2x - 1। अब ये कैसे फैक्टर है, लीनियर फैक्टर्स। ये किसके लिए, इनका है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और इसको हमने 2 फैक्टर्स में तोड़ा, और ये जो 2 फैक्टर्स हैं इनका नेचर क्या है, लीनियर फैक्टर्स हैं। क्यों, क्योंकि x का जो हाईएस्ट पावर है 1 इसमें भी है और x का हाईएस्ट पावर इसमें भी है 1। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। थर्ड में क्या बताया जा रहा है, इफ़ अल्फा इज द रूट ऑफ ax² + bx + c = 0 देन, यहाँ पे देन होगा a² + b² + c = 0। अब देखो ये इक्वेशन है, अगर इसका रूट जो है वो अल्फ़ा है, रूट का मतलब हो गया उसका सॉल्यूशन या उसका ज़ीरोज़, तो उस केस में क्या होगा, अगर इस वैल्यू को इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे देन इट विल ऑल्सो बिकम 0। अब इसी एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये हमारा इक्वेशन है 2x² - 7x + 3, और यहाँ से इसका एक जो सॉल्यूशन होगा वो 3 होगा, क्योंकि x - 3 जो है वो एक इसका फैक्टर है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई 3, यही मेरा अल्फ़ा है। ठीक है, यहाँ जो दे रखा है ना अल्फ़ा इज़ द रूट, तो यही 3 जो है यहाँ इसके लिए रूट है। तो अगर इस 3 को उस इक्वेशन में पुट करोगे ना तो ये इसको 0 बनाएगा। देखते हैं बनाता है या नहीं। तो 2 3 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट कर देना है 3। ये कितना हो गया 18 - 21 + 3, 21 - 21 क्या आ गया 0। 0 आने से क्या ये कंफर्म हो गया कि ये जो 3 है इसका 0 है। यानी कि जो भी रूट दे रखा होता है उसको जब आप इक्वेशन में पुट करते हो तो उसकी वैल्यू जो क्या आ जाती है 0। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। देन फोर्थ पॉइंट क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला इज दिस वन, x = -b ± √d/2a वेयर d = b² - 4ac। यानी कि ये तो एक मेथड है कि स्प्लिट करके हम आंसर ले आएंगे, रूट्स क्या होगा। एक दूसरा भी है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से आप डायरेक्ट आंसर भी ला सकते हो। इसमें बस क्या ध्यान देना है कि आपको इसमें अरेंजमेंट बिल्कुल अच्छे से करना है और सॉल्यूशन सही बनाना है। जैसे मैं यही वाला करके दिखाती हूँ। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो और ये बताओ कि इसमें a b c हमारे लिए क्या है।
ठीक है, हमारे लिए ए बी सी क्या है, तो ए क्या है इसमें, ए क्या है 2, बी क्या है -7 और सी क्या है 3। ठीक है, इसमें पुट करते हैं। उससे पहले क्या दिया है कि डी जो है वो क्या होना चाहिए, b² - 4ac, है ना। तो यहाँ पहले डी निकाल लेते हैं। तो d = -7 का स्क्वायर 4a एंड c, तो 49 माइनस ये हो गया 24, ये कितना हो गया 25। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ इस x में। सो x = -b की जगह पे मैंने -7 भरा, देन ±√25 अपॉन में 2a, दैट इज़ 2 × 2। सॉल्व करेंगे 7 ± 5 अपॉन में 4। यहाँ से इसका सॉल्यूशन दो पार्ट में निकलेगा, एक होगा 7 + 5/4 और एक होगा 7 - 5/4, यानी कितना हो गया 12 अपॉन में 4, 4 3 = 12 और ये हो गया कितना 2/4, दैट इज़ 1/2, यानी 3 भी इसका सॉल्यूशन निकल गया और 1/2 भी इसका सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से भी हम लोग डायरेक्टली इसका रूट या ज़ीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था हमारा 4th पॉइंट। देन 5th पॉइंट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + 0 + c = 0 हैज़ फर्स्ट पॉइंट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ़ d > 0। अब देखो इसको जैसे सॉल्व किया, ये कोई इक्वेशन अगर हमें दे रखा होता तो सबसे पहले हम लोग d फाइंड आउट करते हैं, और d की वैल्यू अगर 0 हो जाए या उससे बड़ी आ जाए तो कंक्लूज़न क्या दिया जाता है कि जो रूट्स का नेचर है वो कैसा है, रियल है एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग। आंसर जो आएगा, जैसे यहाँ पे आंसर आया है 3 and 1/2, तो दिस इज़ डिस्टिंक्ट। वाई? बिकॉज 3 and 1/2 आर डिफरेंट, और साथ में रियल तो है ही। तो रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए कंडीशन क्या है कि d की वैल्यू जो है वो > 0 होनी चाहिए। ठीक है, देन 2 इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है, d = 0। अगर तुमने d में वैल्यूज़ डाली और तुम्हारा आंसर आ जाता है 0, तो समझ जाओ कि जो रूट्स होंगे उसका नेचर क्या होगा, इक्वल। मतलब ये जैसे 3.5 आया है ना, तो दोनों में ही 3 आ जाएगा, या 1/2 आ जाएगा। ठीक है, रियल रूट्स तो वो हैं ही, यानी 2 इक्वल रूट्स एंड रियल रूट्स ऑल्सो, 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, देन 3rd पॉइंट इज़ नो रियल रूट्स इफ़ d < 0, यानी अगर आपने सॉल्व करके d की वैल्यू निकाली और मान लो नेगेटिव आ गया, यानी कि वो <0 आ गया। <0 आ गया मीन्स रियल रूट्स उसका एग्जिस्ट नहीं करता है। इन दैट केस हम लोग उसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब कभी भी दिया जाए कि रूट्स फाइंड आउट करो तो d चेक कर लेना कि <0 आ रहा है, = 0 आ रहा है, या <0 आ रहा है। तो <0 आ रहा है तो नो रियल रूट्स, तो उसको छोड़ देना है। अगर वो =0 या <0 आ रहा है तो इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो ये तो था चलो इंट्रोडक्शन पार्ट। एक्सरसाइज 4.1 में बढ़ते हैं। सो एक्सरसाइज 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 पार्ट्स हैं, तो ये टोटल 8 पार्ट्स नहीं करा रही हूँ, इसमें से कुछ ही क्वेश्चंस करा रही हूँ। बाकी क्वेश्चन आपको देखना है बनाकर, नहीं सॉल्व होगा तो आप मुझे भेजिएगा। तो यहाँ हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में क्या है, x + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में x - 3। तो सॉल्व करने के लिए जो आइडेंटिटीज़ वगैरह पढ़ रखे हैं वहीं से चलेंगे। तो x + 1 होल स्क्वायर क्या होता है, x² + 2ab + b², और यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दें 2x - 6। सारे नंबर्स को एक साइड लेके आओ, मतलब जितने भी यहाँ पे एक्सप्रेशंस हैं, जितने भी टर्म्स हैं, एक साइड में उठा के ले आओ। तो x² + 2x + 1 - 2x + 6, और यहाँ पे 0, क्योंकि सबको उठा के हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आया, x² + 7 = 0। अब ये बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्योंकि बस चेक करना था। तो कंडीशन हमने क्या पढ़ा था कि a must not be = 0, तो यहाँ पे a देखो 0 के बराबर तो नहीं है। और एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए था, ax² + bx + c = 0, तो बिल्कुल उसी की तरह है। अगर इसको उस फॉर्मेट में अरेंज करना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x² + 0 × x + 7 = 0, है ना, बिल्कुल उसकी तरह, ax² + bx + c की तरह। सो दिस इज़, यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, ये वाला तो है। 4th में देखते हैं, 4th में क्या बताया जा रहा है, x - 3 × 2x + 1। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस पहले करेंगे, तो x को 2x + 1 से मल्टीप्लाई, देन -3 को 2x + 1 से, और ये जो टर्म है ना इसको मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया।
अब सबको सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आने वाला है, 2x² + x - 6x - 3 -x² - 5x और राइट हैंड साइड में तो कुछ बचा नहीं तो हो गया हमारा 0। नाउ 2x² - x² हो गया x, देन ये x - 6x - 5x यहाँ से, और एक और यहाँ -5x है, -3 = 0। यहाँ पे क्या बना ये। अब ये बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ax² bx + c के फॉर्मेट में आ चुका है, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर क्या होगा, यस यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन इसकी तरफ बढ़ते हैं, a + b होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो ये एक्सप्रेशन a³ + b³ + 3ab a + b ऐसा लिख दिया। इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं, अगला स्टेप में कर लेंगे। देन ये 2x³ - 2x। अब सॉल्व करते हैं, ये हो गया x³ + 8, ये हो गया + 6x × x 6x² + 12x - 2x³ + 2x और राइट हैंड साइड बन गया हमारा 0। अब देखो x³ - 2x³ ये क्या बनेगा, -x³। 6x² अकेला है, x ये भी है और ये भी है तो 14x और 8 अकेला ही है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, नो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना चला गया, 3 चला गया, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है ना वो आप खुद से ट्राई करोगे और बड़े ही आराम से बन जाएगा, बस आइडेंटिटी बेस्ड है। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जो भी सिचुएशन हमें दे रखा है इसको सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है और ये हमारा इसका आंसर होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस ला के छोड़ना है, उसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमारा होगा, ठीक है। सो यहाँ क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 m²। सो एरिया तो दे दिया हमें 528 m²। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than twice its breadth। यानी ब्रेड्थ से लेंथ कितना ज़्यादा है, ट्वाइस भी है और साथ में 1 more एक्स्ट्रा। यानी अगर मान लो कि ब्रेड्थ को लेट ब्रेड्थ हमारा कितना है, सपोज करते हैं x मीटर है, ठीक है। तो हमारा लेंथ कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितना हो जाएगा, 1 more में प्लस ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ हो गया। सो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ और ब्रेड्थ। तो सिंपली जो एरिया का फॉर्मूला है ना रेक्टेंगल के लिए, सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, L × B। एरिया तो हमें दे दिया 528, लेंथ 1 + 2x और ब्रेड्थ x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, 528 = x + 2x²। अब इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं, छोड़ेंगे कैसे, जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट में ही छोड़ना है। 2x² + x माइनस इस 528 को मैं राइट साइड की तरफ ले आई, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना था और इसको छोड़ देना है, ठीक है। देन सेकेंड इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सो लेट अस अज्यूम कंजिक्यूटिव। सो लेट 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x + 1, ठीक है। और प्रोडक्ट दे रखा है, तो प्रोडक्ट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी x को अगर x + 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 306 ब्रैकेट ओपन। सॉल्व करके इसका जो जनरल फॉर्मेट है उसमें ले आना है और छोड़ देना है, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट हो गया। सो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, लेट रोहन की प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमने इनकी प्रेजेंट एज को x एज्यूम करा और इनकी जो मदर होंगी उनकी उम्र इससे 26 साल बड़ी, यानी x + 26। अब ये क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ।
यानी 3 साल के बाद रोहन की जो भी उम्र होगी और उसकी मम्मी की जो भी उम्र होगी उनका प्रोडक्ट हमें कितना दे रखा है 360। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि आफ्टर 3 years एज ऑफ रोहन की एज कितनी हो जाएगी 3 साल के बाद, बस 3 साल ही बढ़ा। कोई अभी 10 साल का है तो 3 ऐड कर दो, 13 साल का हो जाएगा। 12 का है तो 3 ऐड कर दो, तो उसकी उम्र में भी 3 ऐड किया है। इसी तरीके से 3 years के बाद एज ऑफ रोहन्स मदर, ठीक है। तो रोहन्स मदर की उम्र यहाँ पे है x + 26 + 3 यानी x + 29। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि उनके एजेस का जो प्रोडक्ट है, यानी कि ये वाला रोहन का जो 3 साल के बाद जो एज बन चुका है उसको सेलेक्ट करेंगे, और उनकी मम्मी का एज जो 3 साल के बाद x + 29, और ये किसके बराबर है 360। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और यहीं पे इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। x² + 32x - 360 + 87, और यहाँ पे क्या रिजल्ट आ गया 273, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक। तो फोर्थ पार्ट है हमारा, ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस देन इट वुड हैड टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो फाइनली हमें निकालना क्या है, ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है, और डिस्टेंस हमें दे रखा है 480 किलोमीटर। तो जहाँ से हमें मतलब फाइंड आउट क्या करना है ना, वहीं से चलेंगे, उसी को एज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ द ट्रेन को एज्यूम करो। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी, कितना एज्यूम करें x km/h, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस तो 480 तुम्हें दे रखा है, तो अगर यहाँ पे जो एक स्पीड दे रखी है क्या कि स्पीड जो है अगर 8 km/h लेस हो जाए, यानी जो इसकी न्यू स्पीड है वो क्या है x - 8 km/h, ठीक है। अब दोनों ही केसेस में हम लोग टाइम निकालेंगे कि फर्स्ट केस में अगर स्पीड इसकी इतनी होती तो टाइम क्या होता। फर्स्ट केस इसके लिए टाइम इक्वल क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस तो हमारा यहाँ पे कितना है 480 और स्पीड है x। तो फर्स्ट केस के लिए जो नई स्पीड आई उसके अकॉर्डिंग कितना टाइम लेता, तो 480 अपॉन में x - 8, ठीक है। और ये जो देखा अगर स्पीड उसकी कम हो जाती तब वो 3 घंटे ज़्यादा टाइम लेता, ठीक है ना। जब कभी भी क्या होता है कि गाड़ियों की स्पीड कम हो जाती है तो वो ज़्यादा टाइम लेता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही इसको भी समझना है। और 3 क्या दे रखा है एक्चुअली, जो 3 है वो हमारा डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस है, या तो T1 - T2 होगा या तो T2 - T1 होगा। तो हमें ध्यान देना है कि ये वाला पहले लिखा जाए या ये वाला, क्योंकि दोनों का न्यूमरेटर तो है हमारा सेम, लेकिन डिनोमिनेटर वेरी कर रहा है। डिनोमिनेटर जिसका भी छोटा होगा वो फ्रैक्शन क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर x और x - 8 में कंपेयर करेंगे तो x - 8 क्या है, डिनोमिनेटर छोटा है ना, क्योंकि ऊपर तो बिल्कुल सेम है बट नीचे में x सपोज करो कि 2 है, सपोज करो कि चलो 10 है, तो ये क्या है 10 - 8 यानी 2। और डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो देखो 1/2 और 1/4 मैं बोलूँगी कि इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन होगा, ये होगा। क्यों, क्योंकि 2 और 4 में 2 जो है वो लेसर है, ऊपर जो है वो सिमिलर क्वांटिटी है। तो डिनोमिनेटर जैसे ही छोटा हो गया ना वो वैल्यू क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अगर इसका डेसिमल में लाओगे तो 0.5 और इसका लाओगे तो 0.25, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास जो वैल्यू है उसमें कौन बड़ा है किससे पता चला, इसके डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करने से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे T2 - T1 और ये हो गया 3। तो यहाँ क्या लिखोगे 480 अपॉन में x - 8 और यहाँ पे 480 अपॉन में x = 3। अब यहाँ पे सॉल्व करना है तो 480 को पहले कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा बचा। अब सॉल्व करते हैं, 480 को ऐसे ही रखो, एलसीएम हो गया x भी और x - 8 भी, तो x - 8 इक्वल में 3, ठीक है। अभी हमारा आंसर तो नहीं आया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी नहीं बना है, तो 480 यहीं पे रहेगा और यहाँ सॉल्व करेंगे। ये माइनस इसको भी मिलना है, माइनस इसको भी मिलना है, तो क्या बनेगा x -
एक्स प्लस 8 और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x है ना, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो राइट साइड में हमारा 3 चल रहा था, ये एक्स एक्स हमारा हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया 480 इंटू 8 और इस डिनोमिनेटर को मैं यहाँ लेके चली जाती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये जो 3 है मल्टीप्लाई में वो नीचे आ जाएगा तो वो छोटा नंबर हो गया, ये कैंसिल आउट 160 एक्स स्क्वायर माइनस 8x और यहाँ पे 160 इंटू 8, तो ये ठीक है, ये हो गया हमारा 1280 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 के जो टोटल 4 पार्ट्स थे वो कंप्लीट हो गए।